हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो इसके अंदर अपनों ने 2 पार्ट अब तक ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 46 तक। तो आज दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 47 से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में जो ओएम पार्ट 2 है वो पूरी डिस्कस हो जाएगी, राइट। और दोस्तों कुछ सेक्शन अपने ऑडिट कोड का भी कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 तक 46 तक कर लिया, 47 देखिए, डिसबर्समेंट सेक्शन। दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन क्या होता है? ये हमें डिसबर्स करना है, पैसा डिसबर्स करना है, राइट। वो किसी फॉर्म में भी कर सकते हैं दोस्तों, चेक इशू कर सकते हैं, सीएमपी के रूप में कर सकते हैं, या कैश असाइनमेंट अरेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें इसके अंदर दी गई है। टू अरेंज फॉर कैश असाइनमेंट ऑन ट्रेजरीज के अंदर कैश असाइनमेंट को अरेंज करवाना है, एंड द बैंक्स इन फेवर ऑफ डिसबर्सिंग ऑफिसर ऑथोराइज टू मेक पेमेंट्स, जिसके अंदर डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है ऑथोराइज होता है, बैंक से पैसा ड्रॉ करेगा और पेमेंट कर देगा। चेक इशू करने से रिलेटेड सारी बातें दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन में आएगी, ठीक है। जब भी चेक का नाम आ जाएगा तो डिसबर्समेंट सेक्शन आपको आंख बंद करके साइन लगा देना है। दोस्तों टू पे ऑल पास्ट बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर सेक्शंस, मतलब दूसरे सेक्शंस से जितने भी बिल जो पास किए गए हैं उनकी पेमेंट करने के लिए डी सेक्शन में आएगा। प्रिपेयर शेड्यूल 3 दोस्तों IFCD 345 में बनता है, राइट। इसका काम भी डिसबर्समेंट सेक्शन का है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48, शेड्यूल 3 क्या है, टिप्पणी करें। शेड्यूल 3 दोस्तों क्या है? शेड्यूल ऑफ मंथली ड्राइंग्स इज कॉल्ड शेड्यूल 3, राइट। पूरे मंथ में जितनी पेमेंट करेगा डी सेक्शन उसको शेड्यूल 3 बोलता हूँ। प्रिपेयर्ड ऑन IFCD 345, राइट। दोस्तों ये भूल जाओगे, मुझे पता है IFCD 345, क्योंकि बहुत सारे इंडियन आर्मी फॉर्म है, ठीक है। तो हमें याद नहीं आते, फिर भी क्या पता MCQ में आए 345 आपको याद रह जाए, ठीक है। तो शेड्यूल 3 दोस्तों पूछ लिया, 345 पूछ लिया, IFCD मतलब दोनों का एक ही है। वाउचर नंबर एंड चेक नंबर विल बी शोन अगेंस्ट ईच आइटम। दोस्तों शेड्यूल 3 बनाएंगे तो वाउचर नंबर और कितना उसको अमाउंट का चेक दिया है वो दोनों बातें जो है अपने उसके अंदर लिखेंगे। 1 कॉपी फॉर अकाउंट सेक्शन, 1 कॉपी अकाउंट सेक्शन में भेज देंगे, और 1 कॉपी डी सेक्शन रख लेगा एज ए ऑफिस कॉपी, राइट। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो पूछी जा सकती है। तो पहली है ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, और दोस्तों इसको कई बार क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्लियरेंस भी दे देगा, या और भी जगह जगह पे इसकी अलग अलग फॉर्म्स है, लेकिन हमारे जो दोस्तों किताबों के अंदर है, हमारे जो रेलेवेंट जो फुल फॉर्म जो ECS की वो है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, राइट। क्लियरिंग आएगा, क्लियरेंस नहीं आएगा, राइट। क्लियरिंग G आएगा लास्ट में, G, ठीक है। GS है, GS ऐसे याद रखो, G और ऐसी है, राइट। EFT है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT के दोस्तों नेशनल लगा दो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों ये सारा जो है मेथड जो है वो बैंकों का मेथड है, ठीक है। कैसे सब पेमेंट करना है, ठीक है, तो कितने अमाउंट का पेमेंट करना है, जल्दी लेट, ये सारा प्रोसेस जो है इनके अलग अलग मेथड्स के अंदर आएगा, राइट। बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है ये। आगे है दोस्तों SCF, ये इंपॉर्टेंट है, सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल। SCF का फुल फॉर्म आ जाएगा सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फाइल। F का मतलब फाइल, C का मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, S का मतलब सब्सक्राइबर्स, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला है फ्रेंड्स SBI CMP क्या है। SBI CMP के बारे में बताया गया है। तो SBI CMP की सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट, राइट। ये क्या दोस्तों? फॉर ई पेमेंट क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट क्या होता है दोस्तों? जो कंप्यूटर से करता हूँ। कंप्यूटर से कौन सी पेमेंट करता हूँ दोस्तों? ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, राइट। तो दोस्तों इनको ई पेमेंट बोला जाता है, EMRO। ई जहाँ पे भी ई शब्द आपको लिखा हुआ मिल जाए, अपनी आज तक की आज जो भी चीज़ें हमारी दुनिया में हो रही है जहाँ पे ई लिखा हुआ मिल जाए, तो आप समझ लेना कि इसका मतलब है कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड इनमें चीज़ें होनी है, राइट। फॉर ई पेमेंट SBI है जो कस्टमाइज्ड, SBI ने क्या कस्टमाइज किया? कैश मैनेजमेंट प्रोडक्ट। CMP फॉर द डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। दोस्तों DAD को एक SBI CMP नाम का एक पोर्टल दे दिया, राइट। इन दिस सिस्टम पेमेंट एडवाइस कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स इज अपलोडेड ऑन द बैंक पोर्टल। क्या होता है दोस्तों? अपने एडवाइस अपलोड करते हैं बैंक के पोर्टल पर, जिसके अंदर क्या होगा कि ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स होगी कि हाँ भैया आपको इतना पैसा पे करना है, राइट। एक एडवाइस बना दूंगा मैं, एक फॉर्म बना दूंगा और उसको मैं CMP पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा। पेमेंट इज ऑथराइज्ड बाय 2 अथॉरिटीज ऑफ द रैंक ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कम से कम बाय द 2 ऑथोराइजर्स बोल दो या अथॉरिटीज़ बोल दो, राइट। ऑफ द रैंक ऑफ द, कई किताबों में अथॉरिटीज़ लिखा हुआ है, कई में अथॉराइजर्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने दोनों ले लिए। बाय 2 अथॉरिटीज़ ऑथोराइजर्स ऑफ द रैंक ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर। दोस्तों 2 जो AO होंगे, कम से कम इस रैंक के लोग जो हैं इसको ऑथोराइज करेंगे पेमेंट को, राइट। उसके बाद क्या? द पेमेंट इज देन क्रेडिटेड बाय द बैंक इन द बेनिफिशियरी अकाउंट। जो बेनिफिशियरी होगा उसके अकाउंट के अंदर बाद में पेमेंट कर दी जाएगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, डी सेक्शन पढ़ा, भी पे सेक्शन के बारे में बताया। TADA के अलावा TADA के अलावा दोस्तों जो पेमेंट होगी, तथा ऑडिट ऑफ ऑल क्लेम्स परटेनिंग टू पे एंड अलाउंसेस।
ऑडिट करेगा किसके क्लेम्स का, जो संबंधित है पे एंड अलाउंसेस से, किसके दोस्तों, सिविलियन गजेटेड ऑफिसर्स पेड आउट फ्रॉम द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, तो पे सेक्शन करेगा दोस्तों। एडमिन और एडमिन पे सेक्शन क्या करता है, डीएडी के लोगों का, ठीक है, मेन फर्क यही है। और पे सेक्शन कौन का करेगा, सिविलियन गजेटेड ऑफिसर्स या ऐसे सिविलियंस जिनकी डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से पेमेंट होती हो, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या है फ्रेंड्स, सिविलियन ऑफिसर, सिविलियन गजेटेड ऑफिसर और नॉन डीएडी डिफेंस सिविलियंस, ऐसे दोस्तों कीवर्ड आपको दिखे ना तो आपको बेझिझक पे सेक्शन लगा देना है उसके अंदर, राइट। सिविलियन से रिलेटेड बातें होगी, नॉन डीएडी लिखा हुआ होगा, राइट। तो ये सारी बातें जो है हमारे पे सेक्शन में होती है। और दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ एसएएस एग्जाम में जाके आप देख सकते हो। पीडीएफ एसएएस एग्जाम के अंदर आपको सारी जो पीडीएफ्स आज तक जितने वीडियोस अपलोड हैं उनके लिंक और उनके पीडीएफ समेत उनको दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है चीज़ों को, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलिए दोस्तों, सप्लीमेंट्री पे बिल्स क्या है, सप्लीमेंट्री पे बिल्स के बारे में बताया गया है, राइट। तो दोस्तों इसकी कोई बहुत ज़्यादा ठोस डेफिनेशन हमें नहीं दी गई, राइट, कोई सॉलिड डेफिनेशन, फिर भी अपनों ने कुछ बातें किताबों से निकाली है। वो देखिए, एरियर्स ऑफ पे आर नॉट ड्रॉन इन ऑर्डिनरी मंथ पे बिल्स, सो इफ ए सेक्शन क्लेम्स एरियर्स ऑफ पे सप्लीमेंट्री पे बिल्स आर प्रिपेयर्ड। दोस्तों कोई भी रेगुलर आपको पेमेंट करनी है तो रेगुलर पे बिल्स में हो जाएगी, राइट। दो प्रकार के पे बिल्स होते हैं, रेगुलर और सप्लीमेंट्री। तो रेगुलर में तो रेगुलर आपकी पेमेंट हो रही है, ठीक है, तो उसको रेगुलर पे बिल बनेगा उसका, राइट। अब दोस्तों एरियर देना है, मान लो, ठीक है, 10% दिए था, 15% हो गया, राइट, 5% बढ़ गया तो 5% हर मंथ बढ़ेगा, तो 5% करके मान लो 3-4 महीने की कैलकुलेशन हो जाएगी वो, ठीक है। तो दोस्तों वो एरियर जो बनेगा, मान लो एमएससीपी लगी, ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों उसको इंक्रीमेंट नहीं किया गया काफ़ी टाइम तक, पे कमीशन लग गया, ठीक है, 6 CPC 7 CPC में पे कमीशन के बीच में गैप आ गया, ठीक है। जिस डेट से दोस्तों पे कमीशन लागू हुआ उस टाइम से उसको एरियर देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एरियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो मेरी सप्लीमेंट्री पे बिल्स के अंदर पेश की जाएगी, रेगुलर बिल्स के अलावा। रेगुलर का मतलब दोस्तों जो रूटीन वर्क में चल रहा है, सप्लीमेंट्री मतलब एक स्पेशल रूप से हमें पैसा ड्रॉ करना है तो एरियर के रूप में अपने कर सकेंगे सप्लीमेंट्री पे के जरिए, सप्लीमेंट्री पे बिल्स के जरिए, राइट। अगला देखिए, अगला दोस्तों 2 लाइनें आपको और लिखनी है इसके अंदर, द सप्लीमेंट्री पे बिल्स द अमाउंट क्लेम्ड फॉर ईच मंथ बीइंग एंटर्ड। दोस्तों सप्लीमेंट्री पे बिल्स के अंदर क्या होगा, द अमाउंट क्लेम्ड फॉर ईच मंथ, मतलब सप्लीमेंट्री पे बिल के अंदर मान लो जनवरी, फरवरी और मार्च इन मंथ्स की अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो, ठीक है, तो वो एंटर्ड होगी, ठीक है, जो डिफरेंस अमाउंट होगी सेपरेटली विद द कोटेशन ऑफ द बिल फ्रॉम विच द चार्ज वाज ओमिटेड और विदहेल्ड, और किस वजह से वो जो पैसा नहीं दिया गया उसकी वजह भी उसके अंदर लिखी होगी, राइट। या दोस्तों या तो यही वजह हो सकती है सप्लीमेंट्री पे बिल बनाने की, या एनी स्पेशल ऑर्डर ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को स्पेशल ऑर्डर दे दे तो उस केस में भी सप्लीमेंट्री पे बिल्स बनाए जाते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, मिसलेनियस सेक्शन के बारे में बातें लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ऑडिट ऑफ चार्जेज रिलेटिंग टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स बाय द मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट। दोस्तों लैंड को एक्विजिशन करना है, उसका डिस्पोज ऑफ करना है, राइट, मिलिट्री करे या कंटोनमेंट डिपार्टमेंट करे, सारी बातें मिसलेनियस सेक्शन में होगी, राइट। ऑडिट एंड पेमेंट ऑफ बिल्स ऑन अकाउंट ऑफ लोकल परचेज ऑफ स्टेशनरी एंड लोकल प्रिंटिंग। स्टेशनरी को दोस्तों एक रिकॉर्ड सेक्शन में आया था कि इंडेंट देगा, रिसीव करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो काम रिकॉर्ड सेक्शन का है, राइट। लेकिन दोस्तों इसके रिलेटेड ऑडिट और पेमेंट जो है बिल्स की वो मेरा एम सेक्शन करेगा, स्टेशनरी से रिलेटेड। अगला है पेमेंट टू द सर्वे ऑफ इंडिया फॉर सप्लाई ऑफ मैप्स। दोस्तों सर्वे ऑफ इंडिया या जो सप्लाई करता है मैप्स की उससे रिलेटेड पेमेंट जो है मेरा एम सेक्शन करेगा, राइट। दोस्तों देखिए कुछ मिसलेनियस टाइप के काम नहीं हो रही, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि यार मिसलेनियस सा है कि ज़मीन खरीद ली, बेच ली, ठीक है, स्टेशनरी पर परचेज कर ली और उसको आगे प्रिंटिंग के लिए कर दिया, ठीक है, उनके ऑडिट पे बिल्स है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया, सप्लाई ऑफ मैप्स, कोई लेना देना ही नहीं है हमारे बाकी सेक्शनों से का, ठीक है। तो ये हो गया मिसलेनियस सेक्शन से रिलेटेड बातें। पेमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडल्स एंड डेकोरेशन, ठीक है, ये भी एक मिसलेनियस खर्चा लग रहा है। मेडल्स दोस्तों एम से याद रखिए, मेडल्स आ जाए तो एम मतलब मिसलेनियस सेक्शन आएगा, राइट, मेडल्स या डेकोरेशंस। अगला कंटिजेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसिव क्लेम्स ऑफ मेडल सेक्शन ऑफ एमओडी, ठीक है, मेडल सेक्शन तो फिर मेडल आ गया, मेडल आ गया, एम आ गया, मतलब मिसलेनियस सेक्शन, राइट। अगला है दोस्तों एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट्स ऑन अकाउंट ऑफ पोस्टेज एंड एयर मेल फी ऑन द बैग्स डिस्पैच्ड बाय द डिफेंस हेडक्वार्टर। दोस्तों डिफेंस हेडक्वार्टर कोई पोस्टेज भेजता है, डाक भेजता है या हवाई के जरिए कुछ बैग डिस्पैच करता है, वो सारे खर्चे, क्योंकि अजीब सा खर्चा नहीं है दोस्तों, ये कौन से सेक्शन से रिलेट करोगे बाकी इनको, ठीक है, अटपटे से खर्चे हैं सारे, इसलिए मेरे मिसलेनियस सेक्शन में है। अगला है ऑडिट एडजस्टमेंट ऑफ ऑडिट फीस रिकवरेबल फ्रॉम कंटोनमेंट बोर्ड फॉर द ऑडिट ऑफ देयर अकाउंट्स बाय द डीएडी। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंटोनमेंट फंड से हम डीएडी जो है हमारा दोस्तों फीस लेते हैं उनके ऑडिट करने के लिए, ठीक है। जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में दोस्तों सीए से ऑडिट करवाते हैं वो, ठीक है, उनके अकाउंट्स के कोई देखभाल करने के लिए, हाँ की गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए दोस्तों इसी प्रकार से कंटोनमेंट बोर्ड जो है डीएडी ऑडिट करता है और डीएडी इसकी ऑडिट फीस लेता है। तो वो ऑडिट जो फीस लेता है उसका एडजस्टमेंट ऐसा तो नहीं है डीएडी वाले रख लेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट खाते में जाएगा, राइट। तो दोस्तों देखिए ये एक प्रकार की रिसिप्ट हुई। अब बहुत सी जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि यार डीएडी के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, तो दोस्तों एक प्रकार से डीएडी ने रिसिप्ट किया है ना इसको, तो डीएडी की रिसिप्ट हुई, राइट। तो वहाँ पे मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा कि यहाँ कंटोनमेंट बोर्ड से जो पैसा वैसा आता है वो डीएडी का रिसिप्ट हुआ एक प्रकार से, राइट, यस और नो। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें जो है मिसलेनियस सेक्शन में सेटल आउट होगी, ठीक है, जो कंटोनमेंट बोर्ड से मैं फीस लूँगा। स्क्रूटनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मिसलेनियस नेचर। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें हैं तो कॉन्ट्रैक्ट समझ के स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में मत कूद जाना आप,
ठीक है। स्टोर कॉन्ट्रैक्ट में भी दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अलग प्रकार के होंगे, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शन में दोस्तों मिसलेनियस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट। देखिए कौन कौन से, मैथ्स वाला कॉन्ट्रैक्ट, एस सिलेक्शन सेंटर, दोस्तों अटपटा से नहीं है यार, मैथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया खाना बनाने के लिए, ठीक है। हेयर कटिंग, बाल काटने के लिए, ठीक है। मिसलेनियस नहीं है यार, बाल काटना मिसलेनियस में ही आता है, ठीक है। कौन सा आप रोज बाल कटवाने जाते हो, राइट। वॉशिंग कॉन्ट्रैक्ट, दोस्तों कपड़े धुला लिए, ठीक है। तो वो सारा मिसलेनियस मेरा खर्चा हुए तो हुआ, ठीक है। मेरा मिसलेनियस सेक्शन करेगा उसको। प्लेस कैश असाइनमेंट एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेशन हेडक्वार्टर फॉर पेमेंट ऑफ ECHS फीस, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर आपने बताया था कि डी सेक्शन कैश असाइनमेंट देता है, तो दोस्तों वो एक DDO को देता है, एक जनरल बात की गई थी उसके अंदर, ठीक है, कि हाँ सभी को जो DDO को जो पैसा देना है, जो कैश असाइनमेंट देना है, किसी बैंक के ट्रेजरी को ऑथराइज करना है, तो मेरा डी सेक्शन करेगा। लेकिन दोस्तों ECHS से रिलेटेड जो स्पेशल बोला गया है, ECHS से रिलेटेड जो स्टेशन हेडक्वार्टर को कैश असाइनमेंट देना है, तो वो मेरा मिसलेनियस सेक्शन करेगा, राइट। यस और नो। आगे चलिए दोस्तों, आगे है फ्रेंड्स, देखिए ECHS के बारे में आपको बताना है, ठीक है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिख दो, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम, राइट। ECHS का मतलब है दोस्तों एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम। ये कब आई दोस्तों, 1/4/2003 से, 1/4/2003 से, राइट। और दोस्तों इसका एम क्या है, मेडिकेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर एलिजिबल डिपेंडेंट्स, राइट। तो मेडिकल सुविधा देनी है एक्स सर्विसमैन्स को और उनके डिपेंडेंट्स को जो एलिजिबल हैं, राइट। अब दोस्तों 1/4/2003 देखा तो मेरा दिमाग घूमा और मैं सोचा कि यार कुछ 4-5 बातें और बता दी जाए इसके साथ। तो कौन कौन सी आ जाएगी, MACP दोस्तों 1/9/2008। और दोस्तों एक बात खास आपको ध्यान रखनी है, तारीख एक ही होती है इसके अंदर, ठीक है। जनरली मैंने देखा है कोई भी चीज़ लागू हुई तो कोई मंथ के बीच में चालू नहीं करते वो, ठीक है, वो 1 तारीख को ही करते हैं, राइट। तो 1/4/2003 को तो आ जाएगा मेरा दोस्तों ECHS, और MACP दोस्तों 1/9/2008 को, राइट, 1/9/2008 को आ जाएगी, राइट। और फोकल पॉइंट ब्रांच दोस्तों 1/10/1993, गांधी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले, और 1993 में FPB है, ठीक है। DAD दिवस के दिन भी FPB आप बोल सकते हो, राइट। डिफेंस परफॉर्मा, डिफेंस ने परफॉर्मा अकाउंट कब बनाया दोस्तों, RBI के अंदर 1/4/1962 के अंदर, ठीक है। अप्रैल फूल बना दिया, 1/4/1962 अप्रैल फूल बना दिया दोस्तों। ये अप्रैल फूल आपको याद रहेगा, गांधी जी का जन्मदिन से एक दिन पहले आपको याद रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप बैठे हो एग्जाम देने के लिए, तब के लिए दोस्तों ये तैयारी होती है हमारी, राइट। RBI एक्ट दोस्तों कब लागू हुआ, 1934 के अंदर, ठीक है। NPS दोस्तों कब आया, 1/1/2004 के बाद जिन सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने ज्वाइन किया है उनके लिए NPS स्कीम लागू हुई, राइट। नेशनल पेंशन सिस्टम जिसको मैं बोलता हूँ आज की तारीख में, पहले इसको न्यू पेंशन स्कीम बोलते थे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अब NPS आ गया तो आप प्राण नंबर देख लो, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। तो NPS रिलेटेड वो चीज़ आपको जाएगी, NSDL की फुल फॉर्म देख लो, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 पे स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन के बारे में लिखें। अब दोस्तों स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन के बारे में लिखना है तो टू मेक पेमेंट, क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर, टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर सप्लाईज एंड सर्विसेज रेंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। दोस्तों जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है वो सप्लाई देगा और सर्विसेज देगा, ठीक है। तो उनकी प्रॉम्प्ट पेमेंट करने का काम मेरा स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन का है, राइट। यस और नो, समझ में आया दोस्तों। जो मेरा स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन है वो क्या करेगा, टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट फॉर सप्लाईज एंड सर्विस रेंडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स दोस्तों सप्लाई देगा, सर्विस देगा, तो उसकी पेमेंट अपने को करनी है। पेमेंट ऑफ कैश रिक्विजिशन, अब दोस्तों एक कैश रिक्विजिशन और आ गया, ठीक है। अभी मतलब कैश असाइनमेंट था, अभी कैश रिक्विजिशन आ गया, राइट, CR जिसको मैं बोलता हूँ। पेमेंट ऑफ कैश रिक्विजिशन टू S&S इंप्रेस्ड होल्डर्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ S&S इंप्रेस्ड अकाउंट समरी, राइट। अब दोस्तों सप्लाई एंड सर्विस इंप्रेस्ड इसको बोलता हूँ। तो S&S का नाम आ जाए तो दोस्तों स्टोर कॉन्ट्रैक्ट, ये भी S से है, ये भी मेरा भाई S से है, राइट। अब दोस्तों S&S इंप्रेस्ड पढ़ा तो ये अकाउंट जो है S&S इंप्रेस्ड के, इनको कितना साल इनकी लाइफ है, ठीक है। तो ये चीज़ भी मुझे याद होनी चाहिए। तो दोस्तों इनकी लाइफ है 6 साल, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैं LL एक मैंने ट्रिक याद करी थी, ठीक है। LP के बिल्स और LTC के बिल्स, ठीक है, इनकी कितनी लाइफ थी दोस्तों, 5 साल आ जाएगी, ठीक है। CE है दोस्तों, एक मैंने याद किया था, 3 शब्द हैं तो इसकी कितनी साल लाइफ है, 3 साल आ जाएगी। एक दोस्तों मैंने CCD में कॉफ़ी पी थी, राइट, CCD के अंदर दोस्तों कॉफ़ी पी थी तो इसकी लाइफ, उसकी मैंने 10 रुपये की कॉफ़ी पी थी, राइट। कैश साइन वो कैश बुक आ जाएगा, और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट MES के आ जाएंगे, और DC क्या आ जाएगा दोस्तों, डिफेंस लेजर आ जाएंगे, राइट। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आपको ऐसे ट्रिक से याद रखनी है, ठीक है, चीज़ों को रिलेट करते पढ़ता जाना। S&S इंप्रेस पढ़ा तो मैं कूद गया कि हाँ 6 साल है यार इसकी लाइफ तो, राइट। और दोस्तों S&S आ गया तो स्टोर से S से आप इसको याद रख सकते हो, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पे, अभी 55 ही देखिए दोस्तों, वर्क परटेनिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ये कौन से आ जाएंगे, मिसलेनियस में कौन से थे, मिसलेनियस यार कपड़े धुला लो, बाल कटवा लो, ठीक है। मैथ्स का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सिलेक्शन सेंटर पे, ठीक है, वो मिसलेनियस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट थे। इसके अंदर दोस्तों कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं, सर्विस कोर या सप्लाई कोर से, ऑर्डिनेंस से रिलेटेड, मेडिकल से दोस्तों रिलेटेड, EME वर्कशॉप से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है मेरे, वो सारे जो आएंगे मेरे स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन के अंदर। पोस्ट ऑडिट ऑफ बिल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 100% पेमेंट्स मेड ऑन अकाउंट ऑफ ASC आर्टिकल्स एंड CHT। दोस्तों आर्मी सप्लाई कोर के जो आर्टिकल हैं, ठीक है, आर्मी सर्विस कोर के जो आर्टिकल हैं, और सिविल हायर्ड ट्रांसपोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं, उनके रिलेटेड जो पोस्ट ऑडिट है बिल्स की, जिनकी 100% पेमेंट हो चुकी है, वो सारा काम जी मेरा कौन करेगा, स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन करेगा, राइट। येस और नो। तो देखिए दोस्तों क्या पढ़ा मैंने इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
ये सारे सिविल हायर ट्रांसपोर्ट एसी आर्टिकल के सारे दोस्तों पोस्ट ऑडिट करेगा। ठीक है, अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट जब भी शब्द आ जाएगा, एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी, तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट शब्द आ जाएगा तो मेरा स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन उसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, 90% केसों में यही होगा। मिसलेनियस कॉन्ट्रैक्ट पूछेगा तो मैं मिसलेनियस में चला जाऊँगा। आगे चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है, स्टोर ऑडिट सेक्शन के बारे में दोस्तों बताना है। राइट, कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, थर्ड पार्टी पेमेंट इन्वॉल्व थी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों थर्ड पार्टी है या नहीं उसकी चीज़ें अपने देख सकते हैं। राइट, और दोस्तों देखिए स्टोर ऑडिट सेक्शन जो है इसके अंदर मोटे मोटा आपको बताता हूँ कि ये दोस्तों क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। दोस्तों क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बोलते हैं अर्ध वाणिज्यिक। एक तो दोस्तों पूरी कमर्शियल हो गई। ठीक है, जैसे मैंने कंपनी खोल दी, ठीक है, रिलायंस है, तो मान लो दोस्तों वो पूरी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पूरे प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए कुछ काम नहीं कर रही। राइट, मान लो मैं दोस्तों कोई कंपनी खोल लेता हूँ। ठीक है, तो वो मैं मेरी पूरी खुद की ओन्ड कंपनी है, गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, ना मैं गवर्नमेंट को वहाँ भले टैक्स दे रहा हूँ पर मैं गवर्नमेंट के अंडर में तो नहीं हूँ। राइट, तो दोस्तों क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि मान लो वो है तो गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट उसको चला रही है, लेकिन दोस्तों वो गवर्नमेंट के अलावा उसका सामान जो है जो मैन्युफैक्चर करेगी वो प्राइवेट प्लेस में भी बेचती है। ठीक है, लोकल पब्लिक में बेचती है। और दोस्तों जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देती है और कुछ हिस्सा खुद को मेंटेनेंस करने के लिए भी रख सकती है। ठीक है, वो अलग अलग नियम है, उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे। मेन आपको बताना चाहता हूँ क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये है कि अर्ध सरकारी है, वो अर्ध वाणिज्यिक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जाती है लेकिन वो प्राइवेट काम भी करती है, मतलब पब्लिक प्लेस पे भी काम करती है। ठीक है, जैसे कि प्राइवेट कंपनियाँ करती है। जैसे दोस्तों मैं एग्जांपल दूँ आपको मिलिट्री फार्म्स का। अब दोस्तों मिलिट्री फार्म्स क्लोज हो गए हैं। ठीक है, शायद मार्च 21 के अंदर दोस्तों एकदम उसका जो फ्लैग जो है डाउन किया गया था। राइट, तो दोस्तों मिलिट्री फार्म जो थे क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है, और दोस्तों देखिए आप जब कैंट्स एरिया में जाओगे तो आपको बेकरीज वहाँ देखने को मिलेगी। राइट, बहुत सी दोस्तों ब्रिगेड के अंदर जब एलए ऑफिस में था तो जब हम किसी ब्रिगेड की ऑडिट करने जाते थे फील्ड के अंदर तो दोस्तों वहाँ पे एक बेकरी थी। ठीक है, तो बेकरी के अंदर दोस्तों वो क्या करते थे कि बेकरी जो है उसका वो डिफेंस के लिए तो यूज़ आती भी थी, लेकिन दोस्तों जो इनके ऑडिटोरियम्स बने रहते हैं, ठीक है, कई बार उनको दोस्तों लीज पे दे दिया जाता है। राइट, किसी प्राइवेट कंपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे दोस्तों जो बेकरी का जो सामान होगा, पेस्ट्रीज़ है, समोसे हैं, ठीक है, जो भी बेकरी जो बनाती है तो वो दोस्तों एक प्रकार से पब्लिक के लिए उसको ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों बहुत सी कैफ़ेज़ होते हैं। ठीक है, किसी डिफेंस लैंड के अंदर। ठीक है, तो वो दोस्तों वो सभी क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होते हैं। राइट, तो दोस्तों समझ में आया आपको क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, तो दोस्तों उनके पेमेंट, उनकी ऑडिट, उनकी अकाउंटिंग से रिलेटेड सारी बातें हमारे स्टोर ऑडिट सेक्शन के अंदर कैसे होगी वो इसके अंदर पूरा दिया गया है। राइट, टू हेल्प इन द फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द क्वासी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। राइट, तो जैसे मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश का मतलब है कि बेकरी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों इसके अंदर अपने फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए हेल्प करेंगे। राइट, कैश अकाउंट्स ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड रीमाउंट डिपो। अब दोस्तों मिलिट्री फार्म बंद हो गए। ठीक है, अब रीमाउंट डिपो मतलब रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉप्स जो है दोस्तों उनसे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें कैश अकाउंट जो है हमारा स्टोर ऑडिट सेक्शन देखता है। ठीक है, जिनको दोस्तों घोड़े होते हैं ना, जिनके पास घोड़े वाली यूनिट है उनको बोलता है आरबीसी, रीमाउंट वेटरनरी कॉप्स। ठीक है, अगला चाहिए दोस्तों मंथली अकाउंट्स एंड एनुअल प्रोडक्शन अकाउंट्स ऑफ बेकरी। ठीक है, मंथली अकाउंट और एनुअल प्रोडक्शन अकाउंट बेकरी का देखते हैं। ऑडिट ऑफ सेल अकाउंट एंड ऑडिट एंड पेमेंट ऑफ बिल्स ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्शनरी कमीशन। अब दोस्तों ये क्या है, सेल अकाउंट क्या होता है, तो दोस्तों कोई एलओआरयू में कोई भी इंडिविजुअल काम कर रहा होगा तो उसने देखा होगा कि वहाँ पे सेल अकाउंट आता है दोस्तों स्टोर ऑडिट सेक्शन से। राइट, क्या होता है कि दोस्तों किसी यूनिट के पास अगर कोई बहुत सारा सामान पड़ा है पहले का, ठीक है, ठीक है, अब वो किसी प्रकार में यूज़ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं आपको साल्वेज का एग्जाम्पल देता हूँ। साल्वेज सामान दोस्तों क्या होता है, किसी पर्टिकुलर आइटम की दोस्तों कोई पर्टिकुलर लाइफ होती है। ठीक है, मान लो गाड़ी के टायर हैं। ठीक है, मान लो गाड़ी के टायर हैं, आर्मी के अंदर दोस्तों जिप्सी चलती है, ट्रक्स चलते हैं। ठीक है, इनके टायर्स हैं दोस्तों, इनकी एक लाइफ है। ठीक है, आपकी गाड़ी की टायर की भी लाइफ होगी। तो दोस्तों जब इनकी टायर की लाइफ हो जाती है पूरी, मान लो 10 साल इसकी लाइफ दे दी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जब ये कट फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे तो दोस्तों इनको वापस जमा करवाना पड़ता है ऑर्डिनेंस डिपोज में। ठीक है, तो दोस्तों जब ऑर्डिनेंस डिपो में जमा करवाते हैं तो दोस्तों वहाँ पे एक बहुत सारा मैदान होता है। ठीक है, एक रखने की जगह होती है जहाँ पे वो सालवेज आइटम जमा करते रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक टाइम पीरियड आने के बाद, मान लो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया, इतने टाइम के बाद दोस्तों उनका ऑन ऑक्शन की जाती है, उनकी नीलामी की जाती है, उनको बेचा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, सामान चेक करते हैं। ठीक है, बिड लगाई जाती है। राइट, तो दोस्तों एक ऑक्शनरी कमीशन बनता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड तो सारी चीज़ें मेरे स्टोर ऑडिट सेक्शन में होगी। ठीक है, अब स्टोर ऑडिट सेक्शन का क्या काम होगा, तो दोस्तों उन्होंने कितने क्विंटल सामान बेचा, ठीक है, तो उसका कितना पैसा जनरेट हो, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो क्या एमआरओ के जरिए जमा करवाया गया है, नहीं किया गया। ठीक है, उसके अंदर जो बोर्ड बना है ऑक्शनरी कमीशन का वो कैसा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मेरा मेन ऑफिस करता है, मेन ऑफिस का स्टोर ऑडिट सेक्शन करता है।
राइट दोस्तों, स्टोर ऑडिट सेक्शन, नाम देखिए स्टोर से रिलेटेड मतलब कुछ सामान आया होगा। अब दोस्तों लोग कहते हैं कि सर स्टोर ऑडिट और स्टोर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें कन्फ्यूजन है। अरे काय का कन्फ्यूजन है, स्टोर ऑडिट और स्टोर कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर घुसा दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि ये दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, थर्ड पार्टी पेमेंट होगी, वगैरह वगैरह सारी बातें होगी। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का पेमेंट अभी तक तो मेरा जिक्र नहीं आया, ठीक है। स्टोर ऑडिट सेक्शन का दोस्तों पर्टिकुलर अलग काम है, ठीक है, और बहुत ईजी काम मुझे लगे बाकी सेक्शन से तो, ठीक है। अकाउंट सेक्शन के अंदर दोस्तों 50 काम बताए गए हैं उसने, ठीक है, लेकिन ऑडिट सेक्शन के अंदर दोस्तों इंपॉर्टेंट काम है, राइट। देखिए जब दोस्तों डिटेल डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज तो भी मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। स्टोर कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ चुके हैं, स्टोर ऑडिट जो है 1-2 सेक्शन बचे हैं, वो भी 2 जून के बाद आपको पढ़ाऊंगा अंदर, राइट। तो दोस्तों बेकरी से रिलेटेड जो बातें हैं, ठीक है, सेल अकाउंट से रिलेटेड जो बातें हैं, सेल अकाउंट दोस्तों बनता है उनका जितना सामान बेचा है, नीलामी हुई, जितना पैसा जनरेट हुआ है, ठीक है। और दोस्तों उनका ऑडिट एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्शन कमीशन, ये सारा काम जो है मेरा स्टोर ऑडिट सेक्शन का है, राइट। मिलिट्री फार्म आ जाए, रिमाउंट डिपो आ जाए, बेकरी आ जाए, सेल अकाउंट आ जाए, तो आपको स्टोर ऑडिट सेक्शन टिक करना है उसके अंदर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला है फ्रेंड्स वाचिंग वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडिट्स ऑफ हाई वैल्यू इंपोर्टेड एंड इंडिजिनियस स्टोर। वेरिफिकेशन देखना है किसका, क्रेडिट का, हाई वैल्यू इंपोर्टेड, कोई बहुत ज़्यादा हाई मतलब पैसे वाला सामान इंपोर्ट हुआ है, या कोई इंडिजिनियस स्टोर का अपनों ने प्रोक्योर किया है, ठीक है, उसका वेरिफिकेशन की जांच। कस्टम ड्यूटी चार्जेस दोस्तों ये प्री 2008 और 1999 के एग्जामिनेशन पूछा गया है, कस्टम ड्यूटी चार्जेस रिलेटेड, ठीक है। एक अलग टाइप का थोड़ा सा टास्क मुझे लगा, तो आप इसको अलग से याद रखिए। कस्टम ड्यूटी चार्जेस स्टोर ऑडिट सेक्शन, कस्टम ड्यूटी चार्जेस स्टोर ऑडिट सेक्शन, स्टोर ऑडिट सेक्शन 3 शब्दों का है, कस्टम ड्यूटी चार्जेस भी 3 शब्दों का है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको। पेमेंट ऑफ सी फ्रेट एंड लैंडिंग स्टेज बिल्स दोस्तों ये भी आपको अलग से याद रखना, ठीक है, इनके डिटेल डिस्क्रिप्शन चैप्टर में करेंगे, सी फ्रेट और लैंडिंग स्टेज बिल्स, राइट। अगला है सेंट्रल परचेज ऑफ स्टोर इन इंडिया, सेंट्रल परचेज जो होगा दोस्तों उससे रिलेटेड सारे जो है काम जो है स्टोर ऑडिट सेक्शन करेगा। एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम्स फॉर लॉसेज ऑफ स्टोर्स इन ट्रांजिट। अब देखिए दोस्तों कोई भी स्टोर जो है लॉस हो जाएगा ट्रांजिट में, तो उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट जो क्लेम्स है मेरे स्टोर ऑडिट सेक्शन में आएंगे, राइट। और दोस्तों अगर चेक लॉस हो जाए रास्ते में ट्रांजिट के अंदर तो क्या बनता है, IFCDA 13 बनता है। ऐसी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। और दोस्तों एक खास बात आपको याद रखनी है कि अपने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। नेगेटिव पर्सन्स जो हैं हमारे डिपार्टमेंट में भरे पड़े हैं, ठीक है, आपको इनसे दोस्तों 2 फुट दूरी, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उस प्रकार से चीज़ों को लेना है, ठीक है। कोई नेगेटिव इंसान यहाँ है तो आपको उससे 2 फुट दूर रहना है, ठीक है दोस्तों। आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, राइट। ऐसे क्रैक करना है तो आपको कंटिन्यूस परसिवरेंस से मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों नेगेटिव पर्सन से दूर रहो और चीज़ें पढ़ते चलाओ, कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा दोस्तों, धीरे धीरे देखिए आपके लिए 2-4 महीनों के अंदर, ठीक है, और बहुत ईजी से अच्छे से तैयारी अपने करने वाले हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन, राइट। दोस्तों टी सेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या टी सेक्शन क्या है, इज टू मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ एंटाइटल्ड ट्रैवलिंग अलाउंस टू डिफेंस पर्सनल सिविलियंस पेड आउट ऑफ डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। दोस्तों पहले ही क्लियर कर दिया कि ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर वही लोग आओ जिनकी तनख्वाह डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जाती है। तो दोस्तों क्या मुश्किल है ये बात, ठीक है। टी सेक्शन है, पहले ही ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड चीज़ें हो रही है टी से, ठीक है, और जिनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जा रही है, ठीक है। तो डिफेंस पर्सनल जो सिविलियंस जो है वो मेरे टी सेक्शन के अंदर, ट्रांसपोर्ट सेक्शन के अंदर अपना क्लेम करेंगे ट्रैवलिंग अलाउंस का। और दोस्तों जब डिफेंस पर्सनल सिविलियन ऑफिसर्स में देखता हूँ तो मुझे पे सेक्शन याद आ जाता है, ठीक है। पे सेक्शन के अंदर भी दोस्तों कुछ पे एंड ऑडिट, पे एंड अलाउंस से रिलेटेड चीज़ें हो रही थी इनकी, ठीक है। और उसके अंदर देख रहा था TADA क्लेम्स का, तो दोस्तों ये TADA वही आ गया, ठीक है, राइट। तो दोस्तों उसके अंदर सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर थे, ठीक है, सिविलियन ऑफिसर थे, डिफेंस सिविलियंस थे जिनकी पेमेंट डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से हो रही थी, तो वो सेम दोस्तों कॉपी पेस्ट यहाँ पे मार दिया, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस कीवर्ड का ध्यान देखें दोस्तों, ट्रैवलिंग अलाउंस जहाँ पे आ जाएगा इसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ जो है उसके अंदर ट्रैवलिंग अलाउंस दिया गया है, ठीक। तो एग्जामिनर दोस्तों पूछेगा तो ट्रैवलिंग अलाउंस उसको देना पड़ेगा, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन टिक कर देना। टू ऑडिट एंड पे पैसेज अलाउंस क्लेम्स अंडर ट्रैवल रेगुलेशंस अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दोस्तों ट्रैवलिंग अलाउंस से रिलेटेड जो TR जो हमारी बनती है ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग रेगुलेशंस, उसके हिसाब से दोस्तों पेमेंट करना है, ठीक है। तो ईजी सी बात है। आगे चलिए, अब इसके अंदर देखिए टू डील विद एयर पैसेज एंड एयर फ्रेट क्लेम्स। अब देखिए दोस्तों उसके अंदर सी फ्रेट था तो यहाँ पे एयर फ्रेट लगा दूँ, ठीक है। एयर की बात आएगी तो अपना कौन सा सेक्शन करेगा दोस्तों, टी सेक्शन करेगा। टू डील विद ट्रेनिंग कैंप अलाउंस क्लेम्स ऑफ टेरिटोरियल आर्मी और NCC से रिलेटेड दोस्तों कुछ काम होगा, ठीक है, डील करना होगा उनके अलाउंसेस से रिलेटेड, तो मेरा ये टी सेक्शन करेगा। एडवांस ऑफ LTC टू डिफेंस सिविलियंस विल बी डेल्ट इन ट्रांसपोर्टेशन। दोस्तों LTC का एडवांस लेना है आपको, ठीक है, तो भी टी सेक्शन के अंदर आएगा। और दोस्तों एक सवाल इसके अंदर और याद रखिए कि LTC का एडवांस कितना ले सकता हूँ, तो 90% तक आप एडवांस इसका ले सकते हो, राइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 इंटरनल ऑडिट सेक्शन के बारे में आपको बताना है। इंटरनल ऑडिट सेक्शन दोस्तों मेनली LAO RAO का काम पड़ता रहता है इसके अंदर, और तमाम तरीके की रिपोर्टें जाती रहती है, तमाम तरीके के DO लेटर दोस्तों वहाँ से आते रहते हैं, ठीक है। इस सेक्शन का जो हेड होगा LAO को DO लेटर भेजता रहता है, ऑडिट की क्वालिटी के बारे में जांच करवाते रहते हैं, ठीक है। तो तमाम तरीके की बातें होती रहती है। पहला है दोस्तों टू असिस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन इंप्रूविंग द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिट्स एंड फॉर्मेशन अंडर देयर कमांड। अब दोस्तों सबसे बड़ा डाउट तो आएगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ कौन है। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है कोई भी सेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। आर्मी के रिलेटेड में काम बात करूँ तो दोस्तों उनके यूनिट्स के जो कमांडर हैं, जो पैसे का यूज़ कर रहे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वही है, ठीक है। तो उनको दोस्तों हेल्प करना है, टू असिस्ट करना है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर उनको, ठीक है। तो मेरा इंटरनल ऑडिट सेक्शन करेगा। LAO RAO से रिलेटेड दोस्तों काम आ जाए, कुछ भी LAO RAO टर्म लिखा हुआ आ जाए तो 100% इंटरनल ऑडिट सेक्शन आप लगा दो।
राइट, आर्मी यूनिट से रिलेटेड दोस्तों काम आ जाए तो भी आप इंटरनल ऑडिट सेक्शन लगा दो। डिस्पोजल ऑफ स्पेशल रिपोर्ट्स एंड आउटस्टैंडिंग ऑब्जेक्शंस ऑफ यूनिट्स इन्फॉर्मेशन मूविंग आउट ऑफ कमांड। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब ये स्पेशल रिपोर्ट देखोगे तो आप इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट ऑब्जेक्शन देखोगे तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। दोस्तों मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक एलओ में काम किया है, ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, कोई भी आर्मी यूनिट से मान लो ए यूनिट है, ठीक है, अभी मान लो सदर्न कमांड में है, ठीक है, और दोस्तों 3-4 साल के बाद यूनिट्स मूव होती रहती हैं, ठीक है। मान लो ये ए सदर्न कमांड के अंदर थी, ये दोस्तों कहीं चली गई, मान लो J&K के अंदर चली गई, ठीक है, या दोस्तों पश्चिम बंगाल चली गई, ठीक है, पश्चिम बंगाल चली गई, राइट। तो क्या होता है दोस्तों, अब इस जो ए यूनिट का जो सारा जो डेटा है, राइट, ये दोस्तों मेरे एलओ के अंदर आती थी, तो दोस्तों इसकी मैंने 6-6 महीने के अंदर ऑडिट करी थी, हाफ ईयरली ऑडिट, ठीक है। तो दोस्तों इसकी सारी फाइल्स बनती है हमारे पास, ठीक है, तो इतना ढेर फाइल का मेरे पास पड़ा होगा, राइट, इतना दोस्तों फाइलों का ढेर मेरे पास रखा होगा। तो जब ये यूनिट मूव कर जाएगी तो मैं एक इसका पूरा बंच बनाऊंगा, ठीक है। उस पूरे बंच को दोस्तों स्पेशल रिपोर्ट बोलते हैं। और उस स्पेशल रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, ऑब्जेक्शन जितने आउटस्टैंडिंग है ईयर वाइज दोस्तों उसके अंदर लिखी होगी डिटेल। यहाँ 2020 के अंदर इतने थे, ठीक है दोस्तों, 6-6 महीने का पीरियड काउंट कर लो, मान लो 10-19 से लेकर 3-20 तक इतना था, 4-20 से लेकर 9-20 तक इतना था, ठीक है, 10-20 से लेकर 3-21 तक इतना था, 4-21 से लेकर 9-21 तक इतना था, 6-6 महीने का दोस्तों पीरियड है, ठीक है। तो उन सारे की डिटेल जो है, जितने ऑब्जेक्शंस करंट में आउटस्टैंडिंग होंगे, वो सारी डिटेल जो है स्पेशल रिपोर्ट के जरिए मैं इंटरनल ऑडिट सेक्शन को भेज दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट जब इंटरनल ऑडिट सेक्शन को जाएगी तो ये मान लो सदर्न कमांड के अंदर था, ठीक है, पश्चिम बंगाल चला गया तो ये कोई और कमांड के अंदर चला गया, ठीक है। तो दोस्तों मान लो कोई और, मान लो सेंट्रल कमांड के अंदर चला गया, ठीक है, तो सेंट्रल कमांड को दोस्तों सदर्न कमांड जो है ये फाइल ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, सदर्न कमांड ने इसके इंटरनल ऑडिट सेक्शन को ट्रांसफर कर दी। अब दोस्तों ये इसका जो इंटरनल ऑडिट सेक्शन होगा उस कंसर्न्ड एलओ के अंदर जिसके अंदर ये यूनिट गई है जिसके अंडर में, तो वहाँ पे वो फाइल भेज देगा स्पेशल रिपोर्ट की। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट का, कि भाई हाँ स्पेशल रिपोर्ट बनाते हैं जब यूनिट आउट ऑफ कमांड जाती है, ठीक है। कमांड्स दोस्तों आपको पता है, डायग्राम से हमने याद कर रखी है, तो कोई सी भी कमांड के अंदर दूसरी कमांड के अंदर जाएगी तो ये सारी चीज़ें उनको करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग ऑफ लोकल टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स LTARs, दोस्तों यूनिट से रिलेटेड LTARs भी बोलते हैं, ठीक है। इनका फुल फॉर्म होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, लोकल टेस्ट ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों जो DG ADS वाले टेस्ट ऑडिट वाले जो ऑब्जेक्शन लिखते हैं CAG वाले, वो दोस्तों उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एलओ के अंदर मेंटेन होते हैं, ठीक है। और दोस्तों वो सारी चीज़ें जो है उनकी मॉनिटरिंग करनी है वो मेरा IA सेक्शन करेगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स, ऑडिट ऑब्जेक्शंस ऐसे जैसे कीवर्ड आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल ऑडिट सेक्शन मुझे लगाना है दोस्तों MFI रिपोर्ट को कंसोलिडेट करना तथा एडिट करना, जो कि क्वार्टरली जाती है, ठीक है दोस्तों। MFI मेजर फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रेगुलरिटी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद आएगी। तो दोस्तों कैसे क्या क्या चीज़ें याद आएगी, 5 लाख रुपए वाला आएगा, ठीक है, 2 पार्ट्स में बनती है दोस्तों, वो याद आ जाएगा। फ्रेश रेगुलरिटी बनेगी, प्रीवियसली रेज्ड पॉइंट बट रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग, दोस्तों कैश लॉस आ जाएगा, स्टोर लॉस आ जाएगा, कैश लॉस आ जाएगा, स्टोर लेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें MFI रिपोर्ट दोस्तों किसको कंसोलिडेट करके भेजते हैं, अपने PCD के इंटरनल ऑडिट सेक्शन को। कंसोलिडेटेड एंड रेंडेशन ऑफ एनुअल ऑडिट सर्टिफिकेट टू द CGDA, दोस्तों AAC क्या होती है, दोस्तों AAC रिपोर्ट भी जाती है LO RO से इंटरनल ऑडिट सेक्शन को, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों जो सारे LO RO से जितनी भी रिपोर्ट आएगी AAC के अंदर, वो उसको कंसोलिडेट करके CGDA को देता है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ी रिपोर्ट बनती है AAC की, ठीक है, कम से कम 10 से 12 स्टेटमेंट लगती है इसके अंदर, और सारी डिटेल्स जो है यूनिट से रिलेटेड कौन सी पेंडिंग है, कुछ का रिव्यू बाकी है, तो वो सारा डिटेल इसके अंदर लिख के अपने देते हैं, राइट। अप्रूवल ऑफ हाफ ईयरली लोकल ऑडिट प्रोग्राम, दोस्तों मुझे किसी भी यूनिट की ऑडिट करनी है, ठीक है, मान लो X यूनिट है, ठीक है, एक Y यूनिट है, तो दोस्तों इनकी जो ऑडिट करूँगा, मान लो अभी करंट पीरियड कौन सा चल रहा है, ठीक है, अभी तो मान लो 4/22 से चल रहा है, मान लो 10/21 से लेके 3/22 तक इस दोस्तों 6 महीने की मुझे ऑडिट करनी है। तो पहले दोस्तों मुझे मैंडेज अप्रूव करवाने पड़ते हैं मेरे इंटरनल ऑडिट सेक्शन से, ठीक है। तो दोस्तों मेरा LO RO क्या करेगा कि LAP बना के लोकल ऑडिट प्रोग्राम बना के दोस्तों टेंटेटिव बनता है, ठीक है। अभी मान लो 10/21 से लेकर 3/22 तक, सॉरी 4/22 से लेकर दोस्तों मुझे अगर 9/22 तक की ऑडिट करनी है, तो दोस्तों मैं अभी क्या करूँगा, अप्रैल मई के मंथ में ये टेंटेटिव प्रोग्राम बना के दे दूँगा कि हाँ भैया मुझे इसकी करनी है ऑडिट, तो ये मेरे टेंटेटिव प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप इसको अप्रूव कर दीजिए। दोस्तों इंटरनल ऑडिट सेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है, उसको मैं LAP बोलता हूँ, लोकल ऑडिट प्रोग्राम, राइट। आगे चलिए दोस्तों, ऑडिट आ जाए, ऑब्जेक्शंस आ जाए, मंथली आ जाए, मंथली अकाउंट ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, ऑडिट आ जाए, ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाए, LTAR आ जाए, MFI आ जाए, AAC आ जाए, LAP जैसे शब्द आ जाएंगे, तो आपको इंटरनल ऑडिट सेक्शन पे कूदना है, ठीक है। याद हुआ दोस्तों, ऑडिट आ जाए, ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाए, मंथली ऑडिट रिपोर्ट आ जाए, ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाए, LTAR, MFI, AAC, LAP, ठीक है, ये ऐसे शब्द आ जाएंगे तो दोस्तों वो सारी जो शब्द हैं मेरे इंटरनल ऑडिट सेक्शन के अंदर होंगे, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफिस को दोस्तों एडिटिंग एंड सबमिशन ऑफ हाफ ईयरली इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, दोस्तों 6-6 महीने में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जाती है, वो भी हेडक्वार्टर ऑफिस को देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी ऑडिट आ गया ना, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जैसे कीवर्ड आ गया, ठीक है। सारे गवर्नमेंट आर्मी हेडक्वार्टर तथा CGDA लेटर, ठीक है, किससे रिलेटेड होंगे दोस्तों, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स अफेक्टिंग लोकल ऑडिट ऑफ स्टोर अकाउंट्स कैरिड आउट बाय द लोकल ऑडिट ऑफिसर्स विल बी रिसीव्ड इन द IA सेक्शन। दोस्तों क्या बोलते हैं, सारे गवर्नमेंट
आर्मी हेडक्वार्टर तथा CGDA के कौन से लेटर जो लोकल ऑडिट ऑफ स्टोर अकाउंट्स को अफेक्ट करते हों, ठीक है, और जिसमें LAO से जो आए हों वो सारे IA सेक्शन के अंदर आएंगे, राइट। दोस्तों लेटर के बारे में आपको 3 बातें याद होगी। एक रिकॉर्ड सेक्शन की, डाक आएगी, सारी रिसीव करेगा, डिस्पैच करेगा, ठीक है। एक दोस्तों मेरा AN और ANP सेक्शन के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, जो कॉन्फिडेंशियल डाक है दोस्तों, सीक्रेट जो डाक है, DO लेटर्स जो हैं वो इनको डायरी करेगा। आज दोस्तों एक कौन सी डाक आ जाए, लेटर्स कौन से आगे, CGDA गवर्नमेंट आर्मी हेडक्वार्टर के, जिसके अंदर लोकल ऑडिट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो वो मेरा कौन सा सेक्शन करेगा दोस्तों, IA सेक्शन करेगा, राइट। याद हुई इतनी बातें, आगे चलिए दोस्तों। अब फ्रेंड्स OM2 जो है हमारे जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे IA सेक्शन, इसके बाद दोस्तों O&M, IA सेल, ठीक है, फंड सेल वगैरह 1-2 चीज़ें बची है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और दोस्तों IA सेक्शन तक अपनों ने कंप्लीट किया। अब अपने दोस्तों ऑडिट बुक कोड जो बुक है इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कवर करेंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों अपना डिफेंस सर्विस एस्टीमेट एक बुक बचेगी, ठीक है, और दोस्तों उसके साथ मैं कंप्यूटर ऐड कर दूंगा, तो हमारा जो मोटा मोटा सिलेबस है पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और जिसने दोस्तों अभी तक भी अच्छी तैयारी नहीं करी है, मान लो काफ़ी टाइम से 10-5 दिन से कर रहा है, ये तीनों वीडियो दोस्तों देख के चला जाएगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा इस एग्जाम के अंदर, राइट। दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है, द DG ADS ऑडिट ऑल सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द MOD। दोस्तों DG ADS क्या करता है, ऑडिट की सैंक्शन करता है, सैंक्शन की ऑडिट करता है किसकी, गवर्नमेंट की, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, राइट। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा है दोस्तों, अब ये पूछेगा ऑल हु ऑडिट्स ऑल सैंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द MOD, ठीक है, आपको DG ADS टिक करके आ जाना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, ऑडिट ऑफ कंटोनमेंट फंड अकाउंट्स कंडक्टेड बाय द DAD इज नॉट सब्जेक्ट टू टेस्ट ऑडिट बाय द DG ADS। क्या बोल रहा है दोस्तों, जो कंटोनमेंट फंड अकाउंट की DAD ऑडिट करता है ये DG ADS इसकी टेस्ट ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है, राइट, किसी भी प्रकार में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। अगला है कंटोनमेंट बोर्ड्स पे ऑडिट फीस टू द DAD, राइट, सही बात है एकदम कि ऑडिट फीस हमें पे करता है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 है, PCD-CDA शुड नॉट एड्रेस सर्विस हेडक्वार्टर ऑफ द MOD फाइनेंस। PCD-CDA दोस्तों CGDA का जो चैनल ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है। सर्विस हेडक्वार्टर कौन से होंगे दोस्तों, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले, और द MOD फाइनेंस डायरेक्ट ऑन क्वेश्चंस ऑफ रूल्स प्रोसीजर हायर ऑडिट एंड फाइनेंशियल एडवाइस, राइट। हमेशा दोस्तों CGDA के थ्रू राउटेड होंगे, राइट। और दोस्तों रूटीन मैटर्स में करते रहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों क्वेश्चन रूल्स प्रोसीजर पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो नहीं करेंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 है, क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट। प्राइमरी फंक्शन दोस्तों क्या है ऑडिट का, इज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ अकाउंट्स टू सिक्योर दैट। दोस्तों ये लाइन आपको याद रखनी है। प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑडिट का, दोस्तों ऑडिट कोड पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर जो सारी बातें होंगी वो ऑडिट से रिलेटेड होगी, ठीक है। आपको ऑडिट कैसे करनी है ये सारा तामझाम जो है इस ऑडिट कोड के अंदर दिया गया है। द प्राइमरी फंक्शन क्या है दोस्तों ऑडिट का, वेरीफाई करना एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस, दोस्तों एक्यूरेट है या नहीं, अकाउंट कंप्लीट है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। टू सिक्योर दैट और रिसिप्ट्स आर ब्रॉट टू द अकाउंट अंडर प्रॉपर हेड, ठीक है, कि जितनी भी रिसिप्ट्स हुई हैं वो प्रॉपर हेड के अंदर ली गई है या नहीं ली गई है, राइट। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 पे। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 64 देखिए आप, नवंबर 2007 और अगस्त 2016 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के अंदर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। इन ऑडिटिंग डिफेंस सर्विसेज अकाउंट्स, दोस्तों डिफेंस सर्विस के अकाउंट जब चेक करते हो आप, ऑडिट करते हो, ऑडिट शुड नॉट मेक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी फ्रॉम द पर्सोनल ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। दोस्तों किसी भी यूनिट के अंदर मैं किसी भी आर्मी यूनिट के अंदर मान लो एक्स यूनिट के अंदर ऑडिट करने जाऊँगा तो दोस्तों वहाँ पे जो इंडिविजुअल मुझे टास्क जो जिसको दिया गया है वो मुझे डॉक्यूमेंट जाँच करवा रहा है तो दोस्तों उस पर पर्सनल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं कर सकता, ठीक है। दोस्तों पूरा यूनिट को एज ए कंसोलिडेट मान के मुझे ऑडिट करनी है, ठीक है, किसी पर्सनल की इंक्वायरी में नहीं कर सकता, राइट। या मैं कह दूं कि हाँ फला बंदे का डॉक्यूमेंट लेके आ, फला बंदे का वारंट लेके आ, ठीक है, वो चीज़ें मैं नहीं करनी है मुझे, राइट। ये क्वेश्चन ये रूल नंबर कोई भी होगा, क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 65 है दोस्तों, द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस इज कंडक्टेड बाय DG ADS। पहले तो दोस्तों बोला जो MOD जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रूल्स जो है वो MOD के अंदर है उनको DG ADS करता है। अब दोस्तों क्या बोल दिया इसने, ऑल ओवर बोल दिया, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शंस कंडक्टेड बाय DG ADS, ठीक है। MOD यहाँ पे नहीं लिखा इसके अंदर, अगर ये पूछ ले तो भी आपको DG ADS लगाना है। कुल मिला के बात ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की ऑडिट की बात आएगी तो DG ADS आंख बंद करके टिक करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑडिट इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज टू सी दैट ईच आइटम एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय द सैंक्शन ऑफ द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन इट। कुछ नहीं बोल रहा दोस्तों, किसी ने 5 लाख रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया, ठीक है, किसी यूनिट ने, मान लो किसी यूनिट कंसर्न ने 5 लाख रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो हमें ये देखना है दोस्तों ऑडिट के टाइम कि जो 5 लाख से एक्सपेंडिचर जो किया है तो जिसने सैंक्शन दी है उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए क्या वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है उसको सैंक्शन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अलग अलग पावर्स डेलीगेट की गई है, ठीक है। मेजर कितनी पावर है, कर्नल कितनी पावर है, ठीक है, जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसकी अलग पावर है, ब्रिगेडियर कितनी पावर है, ठीक है। तो दोस्तों उस जितना मान लो 5 लाख का खर्चा है तो क्या उसके अंदर आ रहा था, मान लो 50 करोड़ का खर्च करना है, ठीक है, तो किस पावर के अंदर आएगा, ठीक है, कितने पैसे के बाद दोस्तों IFA कंकरेंस लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये तमाम तरीके की बातें जो है वो सारी फॉलो की गई हैं नहीं, मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसने उसे सैंक्शन दी है वो खर्च करने के लिए क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है, एवरी ऑफिसर इनकरिंग और ऑथराइजिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनीज शुड बी गाइडेड बाय हाई स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। दोस्तों कोई भी ऑफिसर जो है या तो वो इनकर कर रहा है, ठीक है, या तो पैसा वो खर्चा कर रहा है या
या ऑथोराइज कर रहा है किसी एक्सपेंडिचर को करने के लिए, ठीक है, पब्लिक का पैसा, ठीक है, तो दोस्तों उसको कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है जिसको बोलता हूँ स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी मतलब दोस्तों सुटेबिलिटी से रेफरेंस में अपने लेते हैं, ठीक है। इसको दोस्तों कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, राइट। दोस्तों अब ये जो नियम है ये मुझे 3 किताबों में मिला है अभी तक, ठीक है। GFR का दोस्तों रूल नंबर 21 में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के अंदर भी एक नोट के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है, और दोस्तों ऑडिट कोड में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऑडिट कोड के अंदर भी ये चीज़ें लिखी गई है, राइट। तो दोस्तों तीनों किताबों के अंदर सेम बातें लिखी गई है, एक जगह बता दूंगा तो तीनों जगह कवर हो जाएगी, राइट। तो चलिए दोस्तों क्या लिखा गया इसके अंदर देखते हैं अपने। इसके अंदर लिखा है दोस्तों ऑडिट ऑफिसर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज़, जब जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है कोई ऑडिट ऑफिसर, शुड एंश्योर एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो दोस्तों उसको ये सारे फॉलोइंग प्रिंसिपल जो है फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। क्या क्या दिया हुआ है दोस्तों, इनको याद कर लो दोस्तों। आपको मुझे लग रहा है कि 99% चांस है कि आपके एग्जामिनेशन में 2 तारीख को ये सवाल पूछ ले, ठीक है। तो इसको दोस्तों रट्टा मार लो, मैं भी कोशिश करूँगा आपको इसको याद करवा दूँ। एवरी ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम पब्लिक मनी एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड एक्सरसाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन मनी। दोस्तों एक सामान्य बुद्धि का आदमी कोई भी सामान खरीदने जाता है, ठीक है, तो जिस सामान्य बुद्धिमत्ता का वो यूज़ करता है उस सामान को परचेज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका खुद का पैसा है, वैसी ही बुद्धिमत्ता दोस्तों आपको जो पब्लिक मनी का पैसा जो खर्च करना है उसमें आपको रखनी है, राइट। अगला है दोस्तों द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। दोस्तों जितनी ओकेजन की डिमांड्स है, जितना पैसा किसी पे खर्च होने वाला है दोस्तों, आपको प्रथम दृष्टया ही देख के दोस्तों उसको डिसाइड नहीं करना है, ठीक है। मान लो मुझे दोस्तों कोई सामान खरीदने जाना है, तो मैं एक शॉप पे जाके देख लिया मुझे ये सामान चाहिए कि हाँ मैं खर्चा कर दूँ, नहीं दोस्तों आपको 4 जगह पे उसका कंपैरिजन करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों जूते लेने हैं तो आप एक शोरूम में जाओगे, दूसरे में जाओगे, तीसरे में जाओगे, ऐसा ही दोस्तों पब्लिक मनी का पैसा खर्च करना है। तो ये लाइन याद आप कर लो दोस्तों, जो एक्सपेंडिचर जो इनकर होगा शुड नॉट बी द प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, राइट। वो दोस्तों ज़्यादा खर्च नहीं करना आपको, मोर देन और जितनी ओकेजन की डिमांड है, राइट। अगला है दोस्तों नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू इट्स ओन एडवांटेज। दोस्तों ऐसा खर्चा नहीं करना है कि वो जिससे उसको खुद को फ़ायदा हो, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। मान लो दोस्तों किसी सामान से खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, वो मेरा चाचा ही लगता है, ठीक है, तो पब्लिक मनी से पैसा खर्च कर दिया और मेरे चाचा की दुकान से मैंने सामान खरीद लिया, तो जितना प्रॉफिट होगा तो वो कह देगा भाई तू 20% तू ले ले, 80% मैं रख लेता हूँ। दोस्तों वैसा काम आपको नहीं करना है। आगे चलिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर फ्रॉम पब्लिक मनी शुड नॉट बी इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन सेक्शन ऑफ पीपल। दोस्तों यहाँ बोल दिया कि खुद के एडवांटेज के लिए, यहाँ बोल दिया कोई पर्टिकुलर सेक्शन पर्टिकुलर पर्सन को भी फायदा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अनलेस मतलब ये कंडीशंस होगी तो हो सकता है। ए क्लेम फॉर द अमाउंट कुड बी एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑर्डर। दोस्तों कोई कोर्ट ऑर्डर दे दे कि हाँ आपको ये चीज़ करनी है तो आप कर सकते हो। द एक्सपेंडिचर इज इन परसेंस ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम, ठीक है, कोई भी दोस्तों पॉलिसी बनी हुई है उसके अंदर ये दोस्तों एक्सपेंडिचर आता है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। आगे देखिए दोस्तों, अगला है दोस्तों गवर्नमेंट एक्सपेक्ट दैट द अथॉरिटी कंसर्न विल हैव द पब्लिक इंटरेस्ट अपरमोस्ट इन इट्स माइंड वाइल मेकिंग अ प्रोक्योरमेंट डिसीजन। दोस्तों गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है कि जो अथॉरिटी जो है कंसर्न विल हैव द पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब गवर्नमेंट क्या दोस्तों एक्सेप्ट करती है, कोई भी दोस्तों पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक अथॉरिटी है जो पैसा खर्च कर रही है पब्लिक का, तो दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट जो है उसको अपरमोस्ट रखना है, ठीक है, अपने दिमाग में रखना है कोई भी प्रोक्योरमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या पढ़ा मैंने, सबसे पहले तो दोस्तों क्या पढ़ा कि ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो इंसान है, जो सामान खरीदने में जो खर्चा करने में बुद्धिमत्ता यूज़ करता है आपको करनी है, ठीक है। फिर अगले दोस्तों क्या पढ़ा, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स, राइट। और तीसरा दोस्तों क्या पढ़ा, खुद के एडवांटेज के लिए आपको नहीं करना है। चौथा है दोस्तों पर्टिकुलर पर्सन या किसी सेक्शन ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, उसके अंदर 2 कंडीशन थी, या तो कोर्ट कोई ऑर्डर दे दे या कोई पॉलिसी या कोई कस्टम है, तो उस केस में भी आपको दोस्तों वो कर सकते हो, राइट। अगला है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट रखना है, दिमाग के अंदर रखना है, कोई भी अपने प्रोक्योरमेंट डिसीजन ले तो, राइट। तो दोस्तों ये ऑडिट कोड का कुछ पार्ट कंप्लीट किया मैंने, और OM2 दोस्तों OM1 कंप्लीटली पूरी हो चुकी है, राइट, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट कोड अपने सबसे पहले पूरी करी थी, राइट। तो दोस्तों कितने क्वेश्चन हो गए अपने, तो दोस्तों 67 सवाल के अंदर पहले अकाउंट कोड, फिर OM1 और आज OM2, और दोस्तों कुछ हिस्सा जो है इसका ऑडिट कोड का, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों इस ऑडिट कोड के अंदर मैं डिफेंस सर्विस एस्टीमेट और कुछ कंप्यूटर के सवाल में जोड़ दूंगा, तो अपना एक प्रकार से पूरा कैप्सूल तैयार हो जाएगा एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।